उम्मीदों भरे पहर की खुशी भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर आप सभी के सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, महाकुंभ के शुभारंभ में महज 2 दिन का वक्त बचा है। उससे पहले आज दिन भर जीएनटी पर संतों का मेला सजेगा। कुंभ के सार से लेकर कुंभ के विज्ञान तक हर पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो कौन होंगे इस धर्म मंथन के खास मेहमान और कुंभ के किन पहलुओं पर होगा यहां संवाद, इस बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो आज सबकी मुलाकात महाकुंभ के उन मतवालों से भी करवाएंगे जिनके लिए कुंभ किसी तपस्या से कम नहीं। कोई नेपाल से कुंभ में साधना के लिए पहुंचा है, तो कोई 2000 किलोमीटर बुलेट चलाकर कुंभ में स्नान का संदेश दे रहा है। तो कैसे इन लोगों ने कुंभ में बना दिया है और भी ज्यादा खास, इसकी भी आगे हम करेंगे बात। देखिए, शुभ समाचार में बात तकनीक और इंसान के उस रिश्ते की भी करेंगे जिसे एआई ने मुमकिन करके दिखाया है। आज आपकी मुलाकात रोमी नाम के इस एआई रोबोट से करवाएंगे जो न केवल आपसे बातें करेगा बल्कि आपके मन की बात भी सुन लेगा। तो क्या है ये नायाब रोबोट, इसकी झलक आगे आपको दिखाएंगे। तो बात उस डिवाइस की भी हम करेंगे जिसे ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए आईआईटी कानपुर ने खास तौर पर तैयार किया है। इस डिवाइस से ब्रेन स्ट्रोक का इलाज आसानी से हो सकेगा और मरीज की रिकवरी में इससे आसानी होगी। तो कैसे काम करेगी ये टेक्निक, इसे भी साइंटिस्ट से समझेंगे। देखिए, शुभ समाचार में आपकी मुलाकात जयदीप अहलावत से भी करवाएंगे जो पाताल लोक 2 के साथ आ रहे हैं। तो क्या है इस सीजन में हाथीराम की कहानी, ये आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो जीएनटी पर धर्म मंथन दिन भर होगा, यही तस्वीर आपको दिन भर दिखाई देगी। देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा तो लगा ही है। अमृत स्नान से पहले वहां आज धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, ग्रैंड होगा। इसके तमाम रंग जीएनटी के संग आपको दिखाते रहेंगे, जिसमें साधु संतों से धर्म चर्चा की जाएगी। अब इस खास कार्यक्रम में महाकुंभ की महातैयारी से लेकर सनातन संस्कृति सभ्यता तक हर मुद्दे पर मंथन होगा। तो साथ ही साथ लोगों को कुंभ के बारे में जानने के लिए और भी मिलेगा। कुंभ कथा और कुंभ की महिमा सुनने का यहां लोगों को मौका मिलेगा और नामी गायक कलाकारों के मुख से भजन कीर्तन की सुर लहरियां भी बहेंगी। इस धर्म संसद पर कुंभ नगरी में सबसे बड़ी कवरेज जीएनटी पर धर्म मंथन दिन भर आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। प्रयागराज में संगम की रेती पर कुंभ नगरी बस चुकी है। यहाँ पर देश के कोने कोने से आए साधु संतों और श्रद्धालुओं का डेरा लग चुका है। महाकुंभ 2025 के औपचारिक आगाज में अब बहुत कम समय बचा है। 13 जनवरी को महाकुंभ में पौष पूर्णिमा को पहला अमृत स्नान होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ के सिलसिले में यहाँ पर संतों का विशाल समागम हो रहा है। तो धर्म अध्यात्म की चर्चा होगी और सनातन के विषय पर मंथन होगा। इस क्रम में आज यहाँ पर इंडिया टुडे ग्रुप के महामंच पर विशाल धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल धर्म और अध्यात्म पर चर्चा होगी बल्कि कला, साहित्य और संगीत समेत कई क्षेत्रों से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे। जो कुंभ का अभी धर्म संसद है, उस धर्म संसद में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जगत की हस्तियां वहां पर आ रही हैं। धर्माधीश कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो यहाँ पर आज तक के कुंभ के कहें तो धर्म संसद में आकर अपने तपोबल, अपनी साधना, अपनी चेतना, उससे लोगों को जगाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर कुंभ के पीछे का दिव्य विचार क्या है, उसके पीछे दर्शन क्या है, कैसे कुंभ पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अमृत तत्व की प्राप्ति का एक सुअवसर है, जो 144 साल बाद ऐसा दिव्य खगोलीय योग बना है। धर्म संसद को जो गणमान्य लोग संबोधित करेंगे उनमें जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी शामिल हैं। इसके अलावा स्वामी चिदानंद सरस्वती भी इसमें अपनी बात रखेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी भी धर्म संसद में शामिल होंगे और विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी इस दौरान अपनी बात रखेंगे। तमाम अखाड़ों के साधु संत प्रतिनिधि अपने मत और दर्शन की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी धर्म संसद में महाकुंभ की महातैयारियों पर अपने विचार पेश करेंगे।
सांस्कृतिक जगत की बात करें तो पंडित अनूप जलोटा होंगे, मनोज तिवारी होंगे, कन्हैया मित्तल होंगे, लखबीर सिंह लखा होंगे और इसके साथ ही आध्यात्मिक विभिन्न जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के विभिन्न मत हैं, विभिन्न दर्शन हैं जो भारतीय आध्यात्म को पुष्टि करते हैं, वो तमाम लोग होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सेशन में होंगे। प्रयागराज में धर्म संसद के आयोजन का मकसद धर्म और राष्ट्र से जुड़े अहम विषयों पर गहन चर्चा करना है। कुंभ नगरी से इसकी सबसे बड़ी कवरेज आप GNT पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान साधु संत और सन्यासियों के अखाड़ों की ओर से भी लगातार इन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श चलता रहेगा, ताकि सनातन धर्म और मानव कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों पर स्पष्ट राय बनाई जा सके। इस तरह से प्रयागराज का ये महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन के रूप में ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि विश्व शांति और 21वीं सदी की चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उचित जीवन शैली जैसे जटिल विषयों पर भी देश और दुनिया को राह दिखाने में भी मददगार होगा। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज का महाकुंभ देश ही नहीं दुनिया भर के ऐसे लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है जो सनातन धर्म में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। बहुत से विदेशी लोग प्रयागराज पहुंच भी चुके हैं और कई लोग आस्था के इस महामेले में भाग लेने के लिए आने भी वाले हैं। वहीं देश के भी आम लोगों के अलावा तमाम जाने माने लोग इस महाआयोजन में शरीक होने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में 13 अखाड़ों के हजारों साधु संतों, सन्यासियों और सैकड़ों कल्पवासियों का जमावड़ा तो लगने ही जा रहा है, जो 45 से 50 दिनों तक कुंभ नगरी में धर्म और अध्यात्म की चर्चा करेंगे। इनके अलावा करोड़ों और भी श्रद्धालु सदी के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया भर की तमाम जानी मानी हस्तियां भी होंगी। बहुत से VVIP होंगे जिनके आगमन और कुंभ स्नान के बारे में पहले से ही चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं जिनके महाकुंभ में आने की खबर जोर शोर से फैल चुकी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स इनमें से एक हैं। खबर है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स 13 जनवरी से 29 जनवरी तक कुंभ में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि वो निरंजनी अखाड़े में रहेंगी और कल्पवासियों और सन्यासियों जैसा सरल और सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगी। अपने कुंभ प्रवास के दौरान वे हर रोज गंगा स्नान और पूजा पाठ करेंगी और धार्मिक आध्यात्मिक नियमों का पालन करेंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के अलावा सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और भी कई खास विदेशी हस्तियां महाकुंभ में डुबकी लगाने आ सकती हैं। वहीं कई आम विदेशी नागरिक तो पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं और इस महामेले के साक्षी बन रहे हैं। खबर है कि महाकुंभ में विदेश से आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों को उपहार के रूप में अक्षय वट के पवित्र पत्ते भेंट स्वरूप दिए जाएंगे और कम से कम 100 देशों तक अक्षय वट की महिमा के प्रसार का प्रयास किया जाएगा। जहां तक अति विशिष्ट अतिथियों की बात है तो चर्चा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज आ सकती हैं और कुंभ की तैयारियों का जायजा ले सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ही राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें कुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। इससे पहले पीएम मोदी 13 दिसंबर को ही प्रयागराज पहुंचकर संगम तट पर औपचारिक पूजा अर्चना की थी। महाकुंभ के दौरान वे फिर प्रयागराज आएंगी या नहीं अभी तय नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि देश की दिग्गज राजनीतिक और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां जरूर महाकुंभ में शरीक होने पहुंचेंगी। यूपी सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बड़े राजनेताओं को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया है।
ये भी बता दें कि महाकुंभ में अति विशिष्ट अतिथियों के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। मेले में आने वाले वीवीआईपी की प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए शासन के बड़े अफसरों को तैनात किया गया है। प्रयागराज जिला प्रशासन के 21 अतिथि गृहों में 314 कमरों की व्यवस्था वीआईपी और वीवीआईपी अतिथियों के लिए की गई है। मेला क्षेत्र में 5 जगहों पर 250 टेंट वाले सर्किट हाउस भी बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में केंद्र और यूपी सरकार के विभागों के अफसरों के लिए खास कैंप और कॉटेज बनाए गए हैं। विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों की सुविधा के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। तो तैयारी पूरी है। अब वो घड़ी दूर नहीं है जब देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, इस महाआयोजन के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, महाकुंभ के शुभारंभ से पहले ही इसकी भव्यता और दिव्यता तो देखने को मिल गई है। यहाँ देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी संतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक महिला संत बुलेट यात्रा के जरिए महाकुंभ में आने के लिए लोगों को प्रेरित करती हुई देखी जा सकती हैं। तो एक संत महाकुंभ के अध्यात्म का आनंद लेने के लिए साइकिल से नेपाल से चले आए हैं। अब महाकुंभ क्षेत्र में जंगम साधु का भजन गायन भक्ति का एहसास भी लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आस्था और भक्ति का मेला लगना शुरू हो गया है। धर्म ध्वजा शान से लहरा रही है और अखाड़ों का प्रवेश जारी है। महाकुंभ 2025 के औपचारिक आरंभ में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन अभी से ही आस्था के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं। आपको एक ऐसी संत से मिलवाते हैं जो बुलेट से इसलिए यात्रा कर रही हैं कि लोगों तक ये संदेश फैलाया जाए कि वो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज और त्रिवेणी संगम पर स्नान करके अपने जीवन को पवित्र करें। इनका नाम है महंत राज लक्ष्मी मंडा, जिन्होंने 2000 किलोमीटर लंबी बुलेट यात्रा की शुरुआत की है। उनकी इस यात्रा का नारा है, आओ कुंभ नहाओ, और कल से शुरू हुई इनकी यात्रा 20 जनवरी तक जारी रहेगी। उनकी ये यात्रा देश के 32 जिलों से होते हुए प्रयागराज में संपन्न होगी। इस यात्रा में महंत राज लक्ष्मी मंडा के साथ 35 लोगों की टीम भी शामिल है। ये बुलेट यात्रा 12 दिनों में पूरी होनी है और इसमें वाराणसी, गाजीपुर, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, चित्रकूट और दिल्ली जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। बुलेट यात्रा के जरिए महंत राज लक्ष्मी मंडा पूरे देश से अपील कर रही हैं कि वे महाकुंभ के इस महान अवसर में भाग लें और अपने जीवन को पवित्र करने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति करें। अब इन बाबा से मिलिए। ये बाबा नेपाल से आए हैं और वो भी साइकिल चलाकर। इनको संगम क्षेत्र में पहुंचने में 12 दिन का समय लगा है और इनका संकल्प है विश्व के कल्याण का। एक संत ऐसे हैं जो नेपाल से साइकिल से चलकर कल्पवास करने संगम की रेती पर आए हैं। आप देखेंगे इनकी यात्रा, आपने कुंभ मेले में कई बाबाओं को देखा होगा, कोई घोड़े से तो कोई बाइक से तो कोई अपनी कार से, लेकिन ये बाबा साइकिल से आए हैं, वो भी संगम की रेती पर कल्पवास करने। महाराज, ये कैसा कल्पवास है आपका, वो भी साइकिल से? साइकिल से है। किस तरह से करने आए, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं, रौटहट जिला है। बिना रुके बिना थके शिव वंदना करने वाले ये जंगम साधु हैं जो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में घूम घूम कर शिव पार्वती के भजन गाते रहेंगे। ये महाकुंभ है और महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। हमारी मौजूदगी एक छावनी इलाके में, आप देख सकते हैं ये जंगम साधु हैं जो माथे पर कलगी लगी हुई है, पगड़ी है, भजन गा रहे हैं और भजन गाते गाते पूरे महाकुंभ का परिक्रमा कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं और ये पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर रहेंगे और इसी तरह से ये भजन गाते हुए अखाड़ों की तरफ प्रस्थान करते रहेंगे। हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये आपका कार्यक्रम चल रहा है? हम जंगम होते हैं, 10 नाम जूना अखाड़े के पुरोहित हैं
और ये हम शिव कथा करते हैं। हाँ जी। तो ये पूरे महाकुंभ के दौरान आप लोग रहेंगे, इसी तरह से गाना बजाना होता रहेगा, भजन कीर्तन चलता रहेगा? हाँ जी, हम सभी जगह जाते हैं, सब जूना अखाड़ों में जाते हैं। हम 10 नाम जूना अखाड़े के पुरोहित होते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या करते हैं जाते हैं तो? शिव विवाह करते हैं, शिव कथा करते हैं। हाँ जी। तो ये पूरी तरह से चलता रहेगा पूरे महाकुंभ के दौरान? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम यहाँ तो 200-250 जंगल में कम से कम। इन जंगम साधुओं को अखाड़ों का पुरोहित कहा जाता है। इनका गुजारा भी अखाड़ों के दान से ही चलता है, यानी इनकी निर्भरता अखाड़ों पर ही होती है। प्रयागराज से आनंद राज और उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए महाकुंभ के बाद अब बात पुत्रदा एकादशी की कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी के मौके पर व्रत पूजन के साथ भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। संतान प्राप्ति के साथ मोक्ष के लिए प्रार्थना करने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मंदिर पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर और तमिलनाडु के त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को मनमोहक तरीके से सजाया गया है। खूबसूरत फूलों के साथ शानदार लाइटिंग भी की गई है। ये भव्य नजारा तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर का है। वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर मंदिरों में फूलों से शानदार सजावट की गई है और भगवान वेंकटेश स्वामी का दिव्य श्रृंगार किया गया है। तिरुमाला में वैकुंठ एकादशी पर 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, लिहाजा इसकी जोरदार तैयारियां की गई हैं। मंदिर में श्री विष्णु भगवान वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान हैं। देश विदेश से श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वैकुंठ एकादशी के खास मौके पर ही मंदिर के गर्भगृह में बने वैकुंठ द्वार को भी खोला जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस द्वार से होकर गुजरता है, उसे श्री हरि के प्रताप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वैकुंठ एकादशी को अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि वैकुंठ एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ एकादशी के उत्सव के मौके पर तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इसके अलौकिक छटा के चलते इसे भूलोक का वैकुंठ भी कहा जाता है। त्रिची के इस मंदिर में इस अवसर पर 21 दिनों के वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है, इसलिए इस मंदिर की शानदार लाइटिंग की गई है और इसे अनोखे तरीके से सजाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में शीर्ष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इन्हें ही रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर देश के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। ये श्रीरंगम द्वीप पर 156 एकड़ में बना है। मंदिर चारों ओर से 7 परत में दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों की कुल लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 50 अन्य मंदिर हैं। साथ ही 39 मंडप और 9 पवित्र सरोवर हैं। मंदिर में हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में 21 दिनों का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इसका मुख्य आयोजन वैकुंठ एकादशी के दिन होता है, जबकि इससे एक दिन पहले मोहिनी अलंकारम मनाने की परंपरा है। इस दौरान मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया जाता है। साथ ही देवताओं की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। वैकुंठ एकादशी के मौके पर भगवान के सामने भक्त अपनी मनोकामना रखते हैं। भगवान विष्णु के अलावा मंदिर के गर्भगृह में देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी विराजमान है। कहा जाता है कि हर 12 साल बाद भगवान रंगनाथ स्वामी के दर्शन के लिए रावण के छोटे भाई विभीषण त्रिची आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्य कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं
और घने कोहरे का सामना कर रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया है। इसका असर वाहन, हवाई जहाज की उड़ानों और भारतीय रेलवे की ट्रेनों पर भी पड़ता है। दिल्ली से चलने वाली 26 ट्रेनें घने कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। ट्रेन ही नहीं, हवाई उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से कोहरे की वापसी हुई है और वापसी ऐसी हुई है कि हाथ को हाथ नहीं सुझा रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराखंबा रोड पर और सामने की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि विजिबिलिटी कितनी कम है। आप ये देखिए, जब ये अंदाजा आप लगाइए कि जब ये हालात शहर के अंदर के हैं तो जो खुले इलाके हैं वहां पर क्या हालात होंगे, क्योंकि यहाँ पर आसपास हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उसके बावजूद इतना घना कोहरा इस इलाके में है तो अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देखिए, जहां भी आपकी नजरें जाएंगी हर तरफ सफेद चादर कोहरे की छाई हुई है और ये हालात पूरे उत्तर भारत में ज्यादातर इलाकों के हैं। अब इसका सीधा असर जो पड़ा है वो ट्रेन पर पड़ा है। कई सारी जो ट्रेनें हैं वो समय से देरी से चल रही हैं। इसके अलावा इस जबरदस्त फॉग का असर पड़ा है उड़ानों पर। कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जो सुबह के वक्त की थी वो विलंब हुई हैं, उनमें देरी हो रही है। लेकिन जो अगर हम अनुमान की बात करें तो वीकेंड पर यानी बारिश की उम्मीद है, बादल भी रह सकते हैं, तो यानी इन 2 दिनों तक कोहरे से राहत मिल सकती है। लेकिन जब बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगी यानी टेम्परेचर कम होगा। वहीं दूसरी तरफ तो एक बार फिर से कोहरे की वापसी की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आ रही है जब से दिल्ली की सुबह हुई है। तो ऐसी तस्वीर जो हमारे बैकग्राउंड में आपको दिख रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर नजर आई, क्योंकि हम सुबह आए हैं तो गीतिका तो और भी सुबह आई हैं, इनको तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा होगा। लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं, धुंध कोहरा हर जगह छाया हुआ है। अब दिल्ली से सटे इलाके भी कोहरे की मार तो झेल ही रहे हैं। नोएडा में कैसा मौसम रहने वाला है, हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूं, हम इसमें गौतम बुद्ध नगर में हैं, वो दिखाई पड़ा जो देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा कितना घना होगा, कोहरे का कोहराम कैसा होगा। जैसे मैं कैमरा आपको हल्का ऊपर करूंगा, ये 20-22 मंजिला इमारतें जो हैं वो आंखों से ओझल हो रही हैं। कुछ भी देख पाने में आप समझिए कि अपनी ही इमारत का सबसे ऊपर का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारी जो इमारतें हैं ये आंखों से ओझल हो गई है। विजिबिलिटी ऐसी है कि दरअसल दूर लगभग 100 मीटर भी यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं जहां भी खड़ा हूं, जिन इलाकों में भी, यहाँ इस तरह इतना घना कोहरा है। और इसीलिए देखिए, ज्यादातर गाड़ियां जैसे अभी जो देर सुबह या रात से आई हैं उनको फॉग लैंप जलाना पड़ रहा है। ये गाड़ी मुझसे सिर्फ 50 मीटर दूर खड़ी है लेकिन आंखों से दिखाई दे नहीं रही है। तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति होगी जब आप निकलेंगे घर से बाहर। तो आज सबसे ज्यादा डर होगा कोहरे का। तो ऐसे में जो हिदायत होती है कि गाड़ी धीमे चलाएं, फॉग लैंप ऑन करके रखें। मतलब सोचिए कि जिस इमारत का सबसे ऊंचा हिस्सा ये फॉग में नहीं दिखाई दे रहा हो, वहां किस तरह की स्थिति बनी होगी। तो मैं जैसे ही घर से निकला हूं, एक तो कड़कड़ाती ठंड है, तापमान इस समय लगभग 5 से 6 डिग्री है और ऊपर से घना कोहरा। और देखिए, कोहरे के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है कोहरा और बढ़ता जाता है। तो इसलिए जब भी चलें, एक तो खुद को वार्म रखें और साथ ही गाड़ी की फॉग लैंप जला कर रखें, स्पीड स्लो रखें और गाड़ियों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि उत्तर भारत समेत पूरे इस इलाके में, मैदानी इलाकों में आज कोहरे का कोहराम झेलना पड़ सकता है। गौतम बुद्ध नगर से मैं आशुतोष मिश्रा। तो दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की मार झेल रहा है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में कोहरे की वजह से हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कोहरे की वजह से दिल्ली में प्रदूषण स्तर भी बढ़ गया है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू हो गया है। वहीं आईएमडी ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि 10 जनवरी यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। कोहरा और धुंध का सितम अभी आने वाले दिनों में और भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा।
2 दिनों से निकली धूप के बाद एक बार फिर कोहरे और धुंध के साथ बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके चलते आज से लेकर 12 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने की उम्मीद है। इस विक्षोभ से मैदानी इलाके भी अछूते नहीं रहेंगे। 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना है। इसके अलावे बंगाल की खाड़ी और 11 से 13 जनवरी के बीच तमिलनाडु, पुदुचेरी और 12 से 13 जनवरी के बीच केरल और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी, दोनों का इंटरेक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो 11 जनवरी से ठंड की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से नीचे रहेगा तो पंजाब और हरियाणा में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग ने धुंध की चेतावनी भी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 11 जनवरी तक और हिमाचल प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी 12 जनवरी तक घनी धुंध बनी रह सकती है। अगर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात की जाए तो यहाँ 10 से 12 जनवरी के बीच बारिश की संभावना है और उम्मीद है कि कोहरा और धुंध का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 14 जनवरी तक मौसम में सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में लगी आग ने देखते ही देखते 6 और जंगलों को अपनी जद में ले लिया था, लेकिन अब खबर है कि 2 और जंगलों तक ये आग फैल गई है। आग जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर इससे रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। अनुमान है कि आग से $50 अरब का नुकसान हुआ है और करीब 7 लोगों को आग की चपेट में आने की खबर भी सामने आ रही है। इस आग को कैलिफोर्निया के इतिहास की दूसरी सबसे विनाशकारी आग बताया जा रहा है। आग 2900 एकड़ के दायरे में फैली हुई है और लगातार इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आग से हॉलीवुड में भी हंगामा मचा हुआ है। कमला हैरिस से लेकर पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, टॉम हिकन्स और मैंडी मूर जैसे सेलिब्रिटीज के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स जंगल में लगी है। इस आग से 20,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो गया है। जंगल के 6% हिस्से को बुझा दिया गया है। बाकी जंगलों की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और चलिए अब आपको अमेरिका में फैलती आग का हर अपडेट दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हुआ क्या है। अमेरिका में आग की वजह से करीब 17,234 एकड़ एरिया जल चुका है। हॉलीवुड हिल्स समेत कई इलाकों में आग फैल गई है। इस आग से करीब 28,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं अमेरिका में 2,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। पेरिस हिल्टन समेत कई हस्तियों के बंगले आग की चपेट में आ गए हैं। पेरिस हिल्टन ने इस धधकती आग को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक सा पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में पेरिस हिल्टन ने अपने घर से जुड़ी हुई यादें शेयर की हैं। बढ़ती आग की वजह से प्रशासन की ओर से 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो लॉस एंजलिस में आग किस कदर लगातार कहर मचा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल वहां के इन वीडियोस को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा की रफ्तार से आग तेजी से कैसे फैलती है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वेल्डिंग के दौरान चिंगारियां निकलती हैं। देखिए, लॉस एंजलिस शहर का ड्रोन से बनाया गया ये वीडियो भी देख लीजिए। देखने पर पता चलता है कि जंगल की आग ने कितनी तबाही मचाई है। सन्नाटा पसरा हुआ है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ दिखती है तो राहत और बचाव में लगी हुई ये तमाम गाड़ियां। तो अमेरिका में धधकती जंगल की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि आग इतनी ज्यादा है कि
हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पानी से छिड़काव किया जा रहा है। और चलिए ये तस्वीर भी देख लीजिए। लॉस वेगस में आयोजित CES 2025 में बायोलेग रोबोटिक प्रोस्थेटिक नी पेश किया गया, जो उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये बायोलेग पारंपरिक प्रोस्थेटिक से हटकर है, जिसमें सेंसर्स, मोटर्स और बैटरी लगी है। इसीलिए यूजर्स को बिल्कुल असली पैरों वाली फीलिंग देते हैं और हिलने डुलने में ठीक वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि सामान्य पैर। बायोलेग के इस नए मॉडल ने CES 2025 में एक्सेसिबिलिटी और एज टेक कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का खिताब भी जीता है। और अगर आप तनाव, अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हैं तो सुनिए, आपके लिए आ गया है रोमी रोबोट। ये छुटकू रोबोट अब आपका अकेलापन, तनाव और डिप्रेशन दूर कर देगा। इमोशनल सपोर्ट देने वाला रोमी दूसरे पारंपरिक रोबोट से बिल्कुल अलग है। ये आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करता है मानो आप किसी शख्स से बात कर रहे हो। यही नहीं, ये आपके प्रति सहानुभूति और सहजता भी व्यक्त करता है। ये अपने यूजर्स को सुबह ग्रीट करता है, काम से वापस आने पर घर में उनका स्वागत करता है और उनके साथ आप बीती बातचीत भी करता है। जैसे उनसे पूछता है कि उनका दिन कैसा रहा। वो लोग तो लंबे वक्त के लिए सामाजिक तौर पर लोगों से कई दिनों तक नहीं घुल मिल पाते। उन लोगों के लिए रोमी एक वरदान है, जो उनसे बातचीत करके उनके अकेलेपन की फीलिंग को दूर कर सकता है। रोमी फिलहाल जापान के नर्सिंग होम्स में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। लॉस वेगस में आयोजित CES 2025 में रोमी को प्रदर्शित किया गया, जहां इसने रोबोटिक्स कैटेगरी में इनोवेशन अवार्ड जीता है। चलिए थोड़ा सा बॉलीवुड का रुख कर लेते हैं। अब आपको मिलवाते हैं सुपर हिट OTT सीरीज पाताल लोक सीजन 2 के हाथीराम से। नाम से याद आ गया ना, जयदीप अहलावत पहले से भी ज्यादा पावरफुल अंदाज में इस बार सीरीज में नजर आने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं। इस बार पाताल लोक की कहानी दिल्ली से लेकर नागालैंड तक फैली है। पाताल लोक की दुनिया पर हमारी सहयोगी अनीता ब्रिटो ने हाथीराम से खास बातचीत की। देखिए जयदीप अहलावत ने अपने इस रोल पर क्या कुछ कहा है। Well, in 2022, a series that won millions of hearts with its gripping story and an amazing performances by the actors was Patal Lok. And since then, the audiences have been waiting patiently for 5 years for season 2. And finally, we are here with the amazing Jaydeep Ahlawat, who is back in the season with again a gripping story. And joining him is Tilottama, who is again an amazing actor. And together, I think it's going to be a mind-blowing series once again. So please welcome them. Hello. मैंने तो डिक्लेयर कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी अगेन वन ऑफ द सीरीज। बस एक शब्द गलत बोला, लोगों ने पेशेंटली वेट नहीं किया है, बहुत इम्पेशेंटली वेट। हर दिन सवाल पूछे जाते थे कि कब आ रहा है, कुछ तो धमकाने लगे थे, बता दो यार। बट यस, वी हैव नॉट बीन पेशेंट, बट बोलते ना वो सब्र का फल मीठा होता है। फाइनली वी आर हियर। जयदीप, लेट मी टेक यू बैक टू 2019 इज आई थिंक जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, शूट इसका स्टार्ट हुआ था। Did you by any chance have an idea कि ये इतनी बड़ी होगी, इतना प्यार मिलेगा? और अगेन पेशेंस तो लोगों में होगा नहीं सीरीज रिलीज होने के बाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात कि जब वो स्क्रिप्ट खत्म हो गई थी, सब हो गया था, अब चलो तैयारी शुरू करनी है। एंड बिकॉज अविनाश इज फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से वाकिफ हैं उससे काम से, और तो बहुत कनेक्टेड है उस सिलसिले में। और सुदीप भाई से इसी दौरान मुलाकात हुई थी। आई एम श्योर उसकी भी, अविनाश की भी बहुत नई जान पहचान थी उनसे। पर जैसे जैसे हम उस इंसान को जानते चले गए ना, तब हमें लगने लगा कि ये कुछ अलग है, ये इंसान थोड़ा अलग है और ये राइटिंग थोड़ी अलग है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात कि मैंने एक बार अविनाश को बोला था, और अविनाश ने भी उसमें बड़ा, ऑलमोस्ट हमने दोनों ने एक साथ ही वो बात बोली थी कि भाई जो ये लिखा हुआ है ना, अगर हम ऐसे का ऐसा भी इसको पहुंचा पाए तो ये कुछ तो होने वाला है। बट इस बात का अंदाजा नहीं था, जो हुआ ना उसका वो कहीं एहसास था या चाहते थे, वो जरूर कहूंगा, पर ये नहीं होता, पता था कि ये ऐसा होने वाला है कि सब बदल जाएगा, इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जो आप जीते आए हो। फिर एक दो बार रोए हम रात को, आज वैसे वो पड़े बात करते करते कि यार
कुछ तो अलग बन गया है ये। जब वो सिंक इन हुआ ना ये बात, कि ये बात लोगों तक पहुंच गई, ये मेहनत लोगों तक पहुंच गई है, तो स्पेशली क्योंकि हम दोनों शायद उस वक्त ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को देखा है इंस्टीट्यूट से एज अ स्टूडेंट बाहर निकलते हुए, तो वो बड़ी एक सुकून भरी एक एहसास होता, सुकून भरा एहसास है कि हाँ यार, जो इतने टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे वो पहुंचा लोगों तक। What kind of an impact you had from Patal Lok till now? आई थिंक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच गए हो, और उस काम की जो खूबसूरती है या उसकी जो अपने आप में जो एक यूनिकनेस है वो लोगों को समझ में आई है। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी और पॉजिटिव खबरों के डोज के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। फिर से हाजिर होंगे आप सभी के साथ।